अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो ईएसटी के जो पास्ट पेपर्स हुए हैं उनमें से एक पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो आपसे गुजारिश ये है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि वो जो कंप्लीट पेपर है वो आप सॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह उसके साथ साथ जो रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन होगी जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है द वर्ड पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन्ड बाय, कि पाकिस्तान का जो लफ्ज है वो सबसे पहले किसने दिया था। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है चौधरी रहमत अली, कायद आजम, इलामा इकबाल या ऑल ऑफ दीज। तो जो पाकिस्तान का लफ्ज है वो सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने दिया था, और ये 1933 में उन्होंने अपना एक रिसाला शाया किया था जिसका नाम था नाउ और नेवर। ये जो नाउ और नेवर है, इस रिसाले में सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज, कि इजिप्ट का कैपिटल कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं सना, बैरूत, दमिश्क या फिर कायरो। तो जो इजिप्ट है इसका कैपिटल जो है वो है कायरो। और इसके साथ साथ जो इजिप्ट है इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। वो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो इजिप्ट है इसकी करेंसी क्या है। तो इजिप्ट की जो करेंसी है वो आपने याद रखना है कि वो हमारे पास इजिप्शियन जो पाउंड है वो इजिप्ट की करेंसी है। इसी तरह वहां की जो लैंग्वेज है उससे बारे में पूछा जा सकता है, तो वो वहां की लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है। और ये जो इजिप्ट है इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहा जाता है। वो इस वजह से कहा जाता है कि ये जो इजिप्ट है ये एशिया एंड अफ्रीका के दरमियान एक कंट्री मौजूद है, लिहाजा इसको क्या कहा जाता है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। और इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन जो है वो आपसे मतलब आपने याद रखने हैं पॉइंट्स जो हैं, कि जो पाउंड है वो पाउंड कौन कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ये जो पाउंड है मतलब अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी है। तो अफ्रीका के मतलब जो कंट्रीज हैं उनमें एक तो हमारे पास आ जाता है इजिप्ट जिसकी करेंसी क्या है, पाउंड। ये करेंसी क्वेश्चन जो है वो अक्सर औकात वो पूछ लेता है। इसके अलावा एक है साउथ सूडान। तो साउथ सूडान की करेंसी भी क्या है, वो पाउंड है। इसी के साथ साथ एक जो सीरिया है जो शाम है उसकी करेंसी भी पाउंड है। इसके साथ एक यूके है, यूके जो है इसकी करेंसी भी पाउंड है। तो ये चार दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनकी करेंसी क्या है, पाउंड। इजिप्ट, साउथ सूडान, सीरिया एंड यूके, तो ये चार कंट्रीज हैं जिनकी जो करेंसी है वो पाउंड है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सर इन, कि जो अल्लामा इकबाल है इनको सर का खिताब दिया गया था, तो कब दिया गया था। तो इनको 1922 में का अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया गया था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये किसने दिया था ये अक्सर पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो वो किंग जॉर्ज जो 5 थे उन्होंने जो इल्लामा इकबाल है उसकी जो अदबी जो खिदमात है उनकी, उसकी वजह से 1922 में इनको सर का खिताब दिया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, जो बाइल है वो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन दिए गए हैं गाल ब्लैडर, किडनी, लीवर या नन ऑफ दीज। तो जो बाइल है वो लीवर प्रोड्यूस करता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो प्रिंट के लिए हमें पता है कि प्रिंट की जो कमांड है वो कंट्रोल पी होती है, तो लिहाजा जो कंट्रोल पी है उसके साथ प्रिंट किया जाता है। और इसके साथ साथ कुछ और भी जो है शॉर्टकट कीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि हमारे पास है कंट्रोल ए है हमारे पास। कंट्रोल ए किसके लिए यूज होता है, ये हमारे पास जितना भी डाटा है जो हमारे पास लिखा हुआ है उस सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो कंट्रोल बी है
ये हमारे पास डाटा को मतलब जो वर्ड्स हैं उनको बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो कंट्रोल आई होता है, ये आई हमारे पास इटैलिक के लिए यूज होता है। कोई भी वर्ड्स हैं उनको इटैलिक करने के लिए यूज होता है। इसी तरह कंट्रोल हमारे पास है वाई, तो ये कंट्रोल वाई है, ये रीडू के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर पूछा जाए कि कंट्रोल जो जेड है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो कंट्रोल जेड जो है वो इस्तेमाल होता है अनडू के लिए। इसी तरह सेव की कमांड अक्सर पूछ ली जाती है, तो सेव की जो कमांड है वो हमारे पास कंट्रोल एस होती है। कंट्रोल एस किसी कमांड है सेव की। और अगर वो पूछ ले कि जो सेव एज होता है उसकी क्या कमांड है, तो सेव एज की कमांड F12 होती है। तो इस तरह की कुछ कमांड जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि डैश इज द एबिलिटी ऑफ ब्रेन दैट बाय विच इट नोज एंड इन्वेस्टिगेट्स, कि ब्रेन की, जहन की वो कौन सी सलाहियत है जिसके साथ वो सोचता है और इन्वेस्टिगेट करता है। तो ये जो कॉग्निशन होती है, कॉग्नेटिव जो सलाहियत होती है वो हमारे पास ब्रेन की होती है, जहन की होती है, जिससे वो सोचता है और इन्वेस्टिगेट करता है। इसको आम अल्फाज में कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर द सिलेक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस क्वालिटीज ऑफ पर्सनैलिटीज ऑफ कैंडिडेट्स इज जज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, के आर्म्ड फोर्सेस में सिलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं इनकी क्वालिटीज किस टेस्ट के साथ चेक की जाती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सिचुएशनल टेस्ट, वर्बल टेस्ट, इंटरव्यू या फिजिकल टेस्ट। तो कुछ सिचुएशनल टेस्ट होते हैं जहां से गुजारा जाता है कैंडिडेट्स को, और फिर उसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें सिलेक्शन की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इंक्लूडेड इन डैश ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये साइकोलॉजी किस ब्रांच में शामिल की जाती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं जनरल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये अप्लाइड साइकोलॉजी में ऐड की जाती है, तो लिहाजा इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड डैश कलर चाक शुड बी यूज, कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर किस कलर का जो चाक है वो यूज किया जाता है। तो ये हम सबको पता है कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट कलर का जो चाक है वो लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इन अकॉर्डेंस विद न्यू स्टैंडर्ड्स द डेस्क इज टू बी पोजिशन्ड सच दैट लाइट फ्रॉम द विंडो कॉर्नर एंड ओवर लाइन ऑफ साइट मेक्स एन एंगल ऑफ, कि अगर हमारे पास एक ये डेस्क पड़ा हुआ है और यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट और ये जो डेस्क है इसके ऊपर कोई बच्चा जो है वो बैठ के यहाँ पे पढ़ रहा है, तो मतलब देख रहा है नीचे अपनी कॉपी को, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कहते हैं कि वो जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, कि जो बच्चा, ये जो बच्चा है ये बैठा यहाँ पे डेस्क के ऊपर बैठा यहाँ पे पढ़ रहा है, और जो खिड़की से बाहर से जो लाइट आ रही है उसके दरमियान जो डायरेक्शन है, जो जाविया है वो हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए, ताकि अगर जो वहां पे रोशनी की वजह से चमक बनती है, अक्सर औकात डेस्क के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो चमकते हैं, तो उसकी वजह से उस चमक को कम करने के लिए जो लाइट्स है इसका जो डेस्क पर पड़ने की जो एंगल है वो 90 एंगल होना चाहिए, तो लिहाजा 90 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं द रियल प्रॉब्लम लाइज इन द डैश ऑफ द एजुकेशनल मटेरियल एंड नॉट इज। अब ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें जो ऑप्शन ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, कि जो रियल प्रॉब्लम है वो प्रॉपर यूजेज में लाई करता है ऑफ द एजुकेशनल मटेरियल, कि जितना भी एजुकेशनल मटेरियल है उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया जाता, बल्कि ना कि उसकी कहत साली में स्कॉर्सिटी जो है वो कहत साली होती है। मतलब ये नहीं हम कह सकते कि जो प्रॉब्लम है वो उसमें ये है कि हमारे पास मवाद नहीं है, हमारे पास मवाद है लेकिन उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया जाता। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ओनली द टीचर स्पीक्स एंड द स्टूडेंट्स लिसन, कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें जो टीचर है वो बोलता है और जो स्टूडेंट है वो सुनते हैं। तो वो लेक्चर मेथड होता है, कि लेक्चर में जो टीचर है वो बोलता है और स्टूडेंट जो है वो सुनते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू
रिगार्डिंग डिमोन्स्ट्रेशन मेथड इन टीचिंग, कि डिमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है इसके हिसाब से जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है बी, वो इसका करेक्ट आंसर है। द स्टूडेंट इज साइलेंट ऑल द टाइम, कि डिमोन्स्ट्रेशन के दौरान जो स्टूडेंट है वो खामोश नहीं रहता, तो लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द स्टूडेंट इज साइलेंट ऑल द टाइम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द पर्पस ऑफ डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इज, कि डिस्कशन मेथड जो है टीचिंग में उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद ये होता है कि क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक, के जो टॉपिक है उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बना ली जाए। डिस्कशन जो है, जहां पे भी डिस्कशन की जाती है तो वहां पे यह है कि कोई भी हमारे पास टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना, तो लिहाजा इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ द टीचिंग लैंग्वेज, कि कौन सा ऐसा मेथड है इसमें टास्क दिए जाते हैं और फिर उस हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो हमारे पास डी ऑप्शन इसका है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कि विजिटिंग और डॉक्टर में भी आप डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपको एक टास्क दिया जाता है, तो उसके हिसाब से आपने इंस्ट्रक्शन देनी होती है डॉक्टर को। और फिर उसके बाद कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, ये भी हमारे पास टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड है टीचिंग लैंग्वेज में। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू ऑडियो लिंगुअल मेथड, कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में कौन सा ऐसा मेथड है जिसके जरिए किसी जबान को सीखा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपने उस जबान को सुनना होता है, सबसे पहले आपने उस जबान को सुनना होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, हेयर अ लैंग्वेज। उसके बाद फिर आपने उसको बोलना होता है, स्पीक द लैंग्वेज। और बोलने के बाद आपने उसको रीड एंड राइट जो है वो मतलब उसको पढ़ना और लिखना होता है। मतलब अगर आप ये बच्चे की मिसाल ले लें तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले कोई भी जुबान है उसको सुनता है, सुनने के बाद वो जबान जो है उसको बोलने की कोशिश करता है। जब वो बोलता है तो उसके बाद जब बड़ा होता है फिर वो उसको पढ़ता है और लिखता है। तो ये एक हमारे पास ऑडियो लिंगुअल मेथड है जिसके जरिए कोई भी जुबान जो है वो सीखी जा सकती है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला है, द एट्रीब्यूट ऑफ लिसनिंग टू ईच अदर इन अ साइंस क्लास शोज द, मतलब साइंस क्लास में जो दूसरे को सुनने की जो सलाहियत होती है उस वो क्या चीज शो करती है, वो ये शो करती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ओपन माइंडेड हैं, कि वो किसी जो उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो लिहाजा इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अगला है, इन डैश टीचिंग स्टाइल ऑफ अ साइंस टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इज वेरी लेस, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा साइंस टीचर का टीचिंग स्टाइल है जिसमें जो स्टूडेंट है वो बहुत ही कम इंटरेक्शन करते हैं। तो इसमें जो अथॉरिटेटिव हमारे पास टीचिंग स्टाइल है वो वैसा स्टाइल है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरेक्शन बिल्कुल कम होती है। मतलब उसमें यह है कि स्टूडेंट जो टीचर है वो जोर जबरदस्ती गुस्से से और सख्ती के साथ जो पढ़ाता है तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरेक्शन कम होती है। अगला क्वेश्चन ये है, द गुड रिजल्ट्स इन टीचिंग अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिटरमिन द मेथडोलॉजी टू बी, मतलब अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो इसकी जो मेथडोलॉजी है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हाई एंड स्टैंडर्ड, मतलब अच्छी और स्टैंडर्ड के हिसाब से वो मेथडोलॉजी कहलाएगी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, इन टीचिंग ऑफ साइंस, साइंस पढ़ाते वक्त इफ द रिजल्ट आर नॉट अप टू द मार्क, कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं आ रही, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ रहे, देन व्हाट शुड द टीचर डू, तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो टीचर को ये करना चाहिए कि टीचर अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, द टीचर शुड चेंज द टीचिंग मेथडोलॉजी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, द टीचर शुड चेंज द टीचिंग मेथडोलॉजी। अगला क्वेश्चन ये है, आफ्टर लर्निंग अ कंबाइन टू कंबाइन अल्फाबेटिकल कंपाउंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कम्स,
मतलब आफ्टर लर्निंग टू कंबाइन अल्फाबेटिकल कंपाउंड्स, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको कंबाइन करके उसको पढ़ना, उसमें से कौन सा स्टेप जो है वो आता है। उसमें सबसे पहले जो है वो स्पीकिंग का स्टेप आता है कि आपने जितने भी अल्फाज हैं उनको जोड़ के तलफ़्फ़ुज़ के साथ उनको पढ़ना, उसको स्पीकिंग कहा जाता है। तो बी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है इन टीचिंग अ पोएम, कोई भी पोएम है उसको टीच करते वक्त द टीचर शुड प्रेजेंट इट इन, जो टीचर है वो उस पोएम को किस मैनर में प्रेजेंट करे, इफेक्टिव मैनर में करे, सेक्रेटिव मैनर में करे, फ्लैट मैनर में करे या बैड मैनर में करे। तो उसके लिए जरूरी है कि वो जो पोएम है उसको इफेक्टिव मैनर में प्रेजेंट करे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि खत लिखने वाले को क्या कहा जाता है। तो खत लिखने वाले को मकतूब निगार कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी कहानी का आगाज ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ने वाले के लिए डैश का बाइस बने, कि वो अगर जो कहानी है कोई भी ऐसी कहानी है तो उसका आगाज ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ने वाले की दिलचस्पी का बायस बने। तो लिहाजा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दर्ज झैल मिसरे में कुनियत की पहचान करें। अब इनमें से ये जो मिसरा इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इसमें कुनियत कौन सी है। तो इसमें कुनियत हमें पता है कि वो इब्ने मरियम है, लिहाजा जो ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल तमाम इकबाल की उर्दू शायरी की किताबें हैं, माँ सिवाय कि जितनी भी किताबें दी गई हैं ये सारी की सारी उर्दू की किताबें हैं इलामा इकबाल की। इनमें से कोई एक किताब है जो कि उर्दू की किताब नहीं है। तो वो आपने याद रखना है कि जो ज़बूर अजम है ये उर्दू की किताब नहीं है बल्कि ये फारसी की किताब है। तो लिहाजा इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शेर मुकम्मल करें, कि एक शेर दिया गया इसको आपने मुकम्मल करना है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, आगे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है कि किसकी बनी है आलमे नापायदार में। तो लिहाजा इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल में से कौन सी गैर अदबी तहरीर है, कि इनमें कौन सी ऐसी तहरीर है जो कि गैर अदबी है। अब अफसाना जो है ये अदबी तहरीर है, आप बीती ये भी अदबी तहरीर है और कसीदा भी अदबी तहरीर है, लेकिन जो सहाफती कॉलम होता है ये अदबी तहरीर नहीं होता, तो ये गैर अदबी तहरीर है। तो लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी इलाके की मखसूस तहजीबी और माशरती कहानी जो सीना ब सीना सफर करती हुई जदीद दौर में तहरीरी सूरत में सामने आए उसको क्या कहते हैं। तो किसी इलाके की मखसूस जो कहानी होती है वो हमारे पास लोक कहानी कहलाती है, लोक कहानी। तो लिहाजा इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला है कौवा, कौवा ग्रामर की में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है। तो कौवा जो ग्रामर में हमेशा मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसका कद सरू की तरह लंबा है, इसमें ये किसकी मिसाल है। तो ये जो कद है इसको किस तरफ इशारा किया जा रहा है, सरू की लंबाई की तरफ इसको इशारा किया जा रहा है। तो इसका मतलब है इसमें तशबीह जो है ये तशबीह की मिसाल है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए हिस्सों को मजमून नवीसी के असूल के मुताबिक तरतीब दें, कि जब मजमून लिखा जाता है तो उसमें किस तरतीब के साथ चीजें जो है वो उसको अरेंज किया जाता है। तो मजमून में सबसे पहले जो है वो तारुफ लिखा जाता है, तारुफ के बाद जो है दलाइल दी जाती हैं, फिर उन दलाइल पे बहस की जाती है और फिर बहस करने के बाद नतीजा अखज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो तारुफ है वो पेश किया जाता है, तारुफ के बाद दलाइल दी जाती हैं, दलाइल के बाद बहस की जाती है और बहस के बाद नतीजा अखज किया जाता है। तो ये हमारे पास एक पूरा एक उसकी तरतीब बनती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि खत का इख्तिताम किसी डैश पर करना चाहिए, कि खत का इख्तिताम जो है वो किस पर करना चाहिए। तो खत का इख्तिताम दुआ पर करना चाहिए। तो लिहाजा डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन एक दिया गया है जिसमें पूछा गया है इफ 2554 एंड 7520 आर कोड्स ऑफ BEED एंड GET respectively, how will you code HIDE।
कि आपने हाइड को किस तरह कोड करना है। ये ऊपर कोड दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर कोड दिए गए हैं हम उनको डी कोड करते हैं। तो हम उनको डी कोड किस तरह करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि जो बी है अगर इसको देखा जाए तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये दूसरे नंबर पे आता है, मतलब पहले ए आ गया फिर दूसरे पे बी आ गया। जो ई है ये हमारे पास 5वें नंबर पे आता है, ए बी सी डी और ई। उसके बाद फिर ये 5वें नंबर पे आता है और जो डी हमारे पास है ये हमारे पास चौथे नंबर पे आता है। तो ये हमारे पास कोड बना 2554। इसी तरह जो गेट है इसका भी हमने इसी तरह कोड बनाना है कि जो गेट जी है हमारे पास वो हमारे पास 7वें नंबर पे आता है, ई हमारे पास 5वें नंबर पे और जो टी है वो हमारे पास 20वें नंबर पे आता है। तो इसका कोड बना 7520। अब हमने जो एच आई डी हाइड है इसका कोड हमने बनाना है। जो हाइड है इसका कोड बनाना है तो एच जो है हमारे पास उसका हमारे पास कौन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है एच। तो एच आता है हमारे पास किसमें, 8वें नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो एच जो है वो हमारे पास 8वें नंबर पे आता है। आई जो है हमारे पास आई 9वें नंबर पे आता है। एच जी एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब जो आई है वो हमारे पास कितने नंबर पे आता है, वो 9वें नंबर पे आता है। डी जो है वो चौथे नंबर पे आता है और जो ई है वो हमारे पास 5वें नंबर पे आता है। तो ये इसका कोड जो बनेगा वो हमारे पास बी ऑप्शन है 8945। तो 8945 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिलेक्ट द नंबर ग्रुप सिमिलर टू द गिवन ग्रुप, कि एक ग्रुप दिया गया है आपको नंबर्स का, इसी के नंबर के ग्रुप के हिसाब से आपने ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं वो उनमें से आपने चूज करना है। ग्रुप ये है 5 6 22। अब इसमें अगर हम देखें जो 5 6 है इसके दरमियान एक का डिफरेंस है। तो इनमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें एक का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है इसमें हमारे पास एक का डिफरेंस आ रहा है 8 और 9 का। तो लिहाजा ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला हम देखते हैं ये जो 22 है ये कैसे आया। तो 22 को अगर हम ये देखें कि चार जो 5 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 4 के साथ और इसमें 2 ऐड कर दूं तो हमारे पास ये 22 बनता है। मतलब 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आया और प्लस 2 किया तो ये 22 बना। इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास 8 और 9 है इसमें जो 8 है इस 8 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ और इसमें 2 ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बनेगा 8 4 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 34। तो ये 34 यहाँ पे आ रहा है। तो लिहाजा ये सी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में आपने अगली वैल्यू जो है ये आपने बतानी है। तो इस सीरीज को हम डी कोड करते हैं। अगर हम देखें ये जो पहले दो हिस्से हैं ये इस तरह लिखे गए हैं कि 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 के साथ तो लिहाजा 4 आ गया। जो अगले दो हिस्से हैं वो दिए गए हैं, ये 4 है इसको मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ तो ये हमारे पास 12 आया। अगला जो हमारे पास है वो है जो 12 है इसको मल्टीप्लाई किया, ये पहले 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 3 से, अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो लिहाजा हमारे पास 48 आया। उसके बाद 48 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमारे पास 240 आया। 240 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 240 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो हमारे पास 1440 आता है। अब 1440 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो हमारे पास अगली वैल्यू आएगी और वो वैल्यू हमारे पास आती है 10,080। तो लिहाजा इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के जो सीरीज के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपने इसी तरह ही सॉल्व करने हैं कि आपने जो शुरू से जो दो वैल्यूज हैं उनका आपने डिफरेंस चेक कर लेना है या उनमें कोई एडिशन हो रही होगी या उनमें कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। तो इस तरह करके आपने जितने भी हैं वो सीरीज के क्वेश्चन वो सॉल्व करने हैं।